तो ओवरऑल आज का दिन मुझे काफ़ी उम्मीद दे रहा है। तो 40,000 करोड़ की लिक्विडिटी इसमें इन्फ्यूजन होगी। इम्पैक्ट अगर मैं इसको समराइज करूं कि ये वापस से उन्हीं प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। बेसिकली हमारी जो प्रॉब्लम्स थी जो ऑप्शंस मार्केट की, वो अब थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को -50% तक, अब मुझे लगता है आने वाले दिनों में कल या परसों से, मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे से मार्केट्स में हमें एक, और हमारा बीटी फायर इंडिकेटर हमें इसी तरफ इशारा कर रहा है। सर, आपने कहा था कि 3-4 दिन में रैली आएगी। आज मार्केट काफ़ी अच्छे लगे और एक पॉइंट पे तो बैंक निफ्टी 300 पॉइंट तक अप था। तो अभी क्या यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ये समझ लें हम? तो आज का दिन काफ़ी इनकरेजिंग रहा और डेटा मैं अभी देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि बाइंग हो रही है और काफ़ी हद तक शॉर्ट कवरिंग भी हुई है। आज के अगर मार्केट्स में आप देखें तो मेजरली बैंक्स और फाइनेंस में ही हमें रैली ज़्यादा देखने को मिली। निफ्टी फ्लैटिश था, थोड़ा बहुत ग्रीन रेड कर रहा था। तो ओवरऑल आज का दिन मुझे काफ़ी उम्मीद दे रहा है कि अगले कुछ दिनों में हमें एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल सकता है। सर, पिछले 2 दिनों से एक पैटर्न नोटिस हो रही है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश है और निफ्टी लगभग फ्लैट टू नेगेटिव है। तो इसके बारे में कुछ कहना है आपको? हाँ, तो देखिए, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि जो भी ट्रिगर्स इस वक्त मार्केट में हैं वो बैंकिंग और फिनेंस सेक्टर से रिलेटेड ही हैं। निफ्टी के जो जनरल इकॉनमी है, हमारी नॉन बैंकिंग फिनेंस इकॉनमी है, उसमें कोई मेजर ट्रिगर्स फ़िलहाल तो आते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि क्या क्या ट्रिगर्स हैं हमारे पास। तो एक तो अभी CRR कट हुआ, रेट कट हुआ, अभी मार्च में भी एक रेट कट होने की पॉसिबिलिटी है। साथ में RBI ने कई सारे कदम उठाए लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करने का, और एक दो और नई डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से बैंकिंग और फिनेंस सेक्टर में हमें ज़्यादा बुलिशनेस देखने को मिल रही है। तो एक जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि आप जानते हैं कि जो NBFCs कंपनीज़ होती हैं उनको अलग अलग जगह से वो पैसे उठाते हैं, क्योंकि वो बैंक्स तो हैं नहीं, वहाँ जाके आप सेविंग बैंक्स तो अकाउंट खोल नहीं सकते। तो वो बॉन्ड से लिक्विडिटी उठाते हैं, पैसे उठाते हैं और बैंक से लोन भी लेते हैं। तो हमारे जो बड़े बैंक्स हैं वो काफ़ी पैसा NBFCs को लोन देते हैं। मान लीजिए 7% पे लोन दिया या 8% पे लोन दिया, और ये NBFCs फिर आगे उस पैसे को अपने कस्टमर्स को लोन पे देते हैं। अब 2023 में RBI ने रिस्क वेटेज को बढ़ा दिया था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी कोई बैंक जैसे HDFC बैंक या एक्सिस बैंक या ICICI बैंक या SBI ये किसी NBFC को लोन देता है तो उसका कुछ परसेंटेज उन्हें रिजर्व में रखना पड़ता है, एज अ सेफ्टी मनी रखना पड़ता है, ताकि अगर वो डिफ़ॉल्ट हो गया तो ये पैसा उसकी भरपाई करने के लिए बैंक के पास हो। इसको रिस्क वेटेज कहते हैं। तो RBI ने 2023 में ये रियलाइज़ किया कि NBFCs काफ़ी ज़्यादा लोन बांट रहे हैं और लोग डिफ़ॉल्ट्स कर रहे हैं, तो उन्होंने उस पर लगाम लगाने की कोशिश की। तो एक तरीका RBI ने क्या किया, उन्होंने बोला कि बैंक्स जब भी लोन दें तो रिस्क वेटेज को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा पैसे बैंक्स को रिजर्व में रखने पड़ेंगे। बेसिकली बैंक्स को वो डिस्करेज कर रहे थे कि आप ज़्यादा लोन मत दीजिए NBFCs को। तो वो रिस्क वेटेज बढ़ा के 25% कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि बैंक्स के बिजनेस पर इसका इम्पैक्ट पड़ा। अब हम देख रहे हैं कि बैंक्स ज़्यादा लोन नहीं दे पा रहे, उनके यहाँ लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स है, डिफ़ॉल्ट्स भी हो रहे हैं। तो वो ऑब्वियसली बैंक्स वाले ने RBI को रिक्वेस्ट किया होगा कि भाई थोड़ी रिलैक्सेशन दे। तो ऐसा लगता है कि इसी वजह से RBI ने अब उसको रोल बैक कर दिया, रिवर्स कर दिया है। जो वेटेज को बढ़ाया था उसे वापस से घटा दिया है। अब ये कदम कैसे बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव है, इसको समझते हैं। तो 2023 में जब रिस्क वेटेज बढ़ाया गया था, उससे पहले की अगर बात करें तो बैंक्स कितना लोन देते थे NBFCs को और
जो स्मॉल फाइनेंस कंपनीज को करीब अपने लोन बुक का 15% देते थे। रिस्क वेटेज बढ़ने के बाद वो आधे से कम हो गया, आई थिंक 6.7% के आसपास हो गया। तो बैंक के बिजनेस पर भी इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि बैंक अब कम लोन दे रहा है। अब कम लोन दे रहा है तो भाई उनका बिजनेस भी कम हो रहा है, उनका प्रॉफिट भी कम हो रहा है, सब कुछ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आप देखिए कि कितना लोन बैंक्स देते हैं एनबीएफसीज को, इट रफली ट्रांसलेट्स टू 15 लाख करोड़। तो उसमें गिरावट आई। अब ये जो रिवर्स किया गया है, इससे क्या होगा, इससे उनकी जो लिक्विडिटी की जो कमी है वो भी काफ़ी हद तक उसकी भरपाई होगी। तो 40,000 करोड़ की उनकी लिक्विडिटी इसमें इन्फ्यूजन होगी। तो आप देख रहे हैं कि आरबीआई ने कुछ एक्शन लिया, रेट कट्स किए गए, सीआरआर कट्स किए गए। अभी उन्होंने डॉलर पे जो स्वाप्स किए आरबीआई ने। तो ये सबको मिलाकर जो उनकी 3 लाख करोड़ की लिक्विडिटी की क्राइसिस बैंकों में हो रही थी, उसको भरपाई करने की कोशिश की जा रही है। अब ये सबका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो बैंकों का बिजनेस बढ़ेगा, बैंकों के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स बढ़ेंगे, यानी कि वो सारे पैरामीटर्स बढ़ेंगे या अच्छे होंगे जो बैंकों के लिए पॉजिटिव होते हैं, उनके स्टॉक के लिए पॉजिटिव होते हैं। तो सर ये बैंक के लिए लॉन्ग टर्म में नेगेटिव है या पॉजिटिव है? ओके, तो अगर आप देखिए कि ये सारे एक्शंस क्यों लिए गए, ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए गए, ये रिस्क वेटेज क्यों बढ़ाए गए, क्योंकि आरबीआई ने ये रियलाइज़ किया कि डिफ़ॉल्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं, आज भी डिफ़ॉल्ट ज़्यादा हो रहे हैं। और हर जगह, हर लोन में, चाहे क्रेडिट कार्ड के हो, चाहे पर्सनल लोन के हो, चाहे व्हीकल लोन के, हर जगह डिफ़ॉल्ट्स हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि डिफ़ॉल्ट्स बढ़ रहे हैं। डिफ़ॉल्ट्स बढ़ रहे हैं तो हमें लोन्स को कम करना है, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रही तो आगे और भी ज़्यादा डिफ़ॉल्ट होंगे। जितने ज़्यादा लोन होंगे उतने ज़्यादा डिफ़ॉल्ट होंगे। तो इसलिए ये चेक्स लगाए जा रहे थे। अब इसका नुकसान क्या है कि बैंक्स के बिजनेस पे इम्पैक्ट हो रहा है। तो जो हमारी रूट प्रॉब्लम है, डिफ़ॉल्ट्स, ये सब करने से वो प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लगता फिक्स हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये वापस से उन्हीं प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। तो अभी ठीक है, आपकी जो इमीडिएट प्रॉब्लम है, बैंक की लिक्विडिटी प्रॉब्लम, बैंक्स लोन नहीं दे पा रहे, बैंक्स प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, ये तो आप फिक्स कर देंगे। लेकिन वापस से जो लोन डिफ़ॉल्ट्स हो रहे थे, बढ़ रहे थे, उनको आप कैसे फिक्स करेंगे? इससे मुझे ये तो नहीं लगता कि वो प्रॉब्लम फिक्स होगी। तो ये शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म में ये पॉजिटिव नहीं लगता अनटिल अनलेस हम इकॉनमी की प्रॉब्लम्स को फिक्स करें। सर ऑप्शंस मार्केट को देखिए तो इनमें काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं अभी तक, क्योंकि ऑब्वियसली बैंकों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और सर क्रिप्टो का जो ट्रेडिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, तो इससे बैंक को कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा? देखो, मेरे को या तो मेरी समझ उतनी नहीं है या फिर जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इतनी समझ नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या इसका रीज़न है। अब देखिए, आपने ऑप्शंस मार्केट को एक तरीके से किल कर दिया, आपने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए बहुत सारे, उसके रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, वहाँ पे टर्नओवर भी कम हो गया है, छोटे इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स जो हैं वो मार्केट से गायब हो गए हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सब सही लग रहा है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो वही लोग अब वापस जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग पे चले गए हैं। और ये जो क्रिप्टो ट्रेडिंग में बूम आ रहा है, स्पेशली ये डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद से, ये मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जो सबसे चिंता की बात है कि ये लोग जो हैं छोटे शहर, जो टियर 2 सिटीज़, टियर 3 सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे हैं। अभी एक एस्टिमेट के हिसाब से महीने में करीब 10,000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर क्रिप्टो में हो रहा है। और इसका एक साइन अगर आप देखिए, हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कई सारे इन्फ्लुएंसर जो मार्केट्स के ऊपर वीडियो बनाते थे, अब वो क्रिप्टो के ऊपर भी बनाने लगे हैं, क्योंकि दे हैव रियलाइज द पोटेंशियल। तो जो बूम ऑप्शंस ट्रेडिंग में आ रहा था, अब वही बूम जो है क्रिप्टो में चला गया है। अब आपने इतने सारे एक्शंस ले लिए कि इन्फ्लुएंसर्स पे भी एक्शन ले लिया, और छोटे ट्रेडर्स को भी बोलने आपने बाहर कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन
वही अब जो सट्टेबाजी वो ऑप्शंस मार्केट में कर रहे थे, वो अब नॉन रेगुलेटेड क्रिप्टो मार्केट में कर रहे हैं। अब जब आप ऑप्शंस मार्केट में काम करते थे तो कुछ हद तक रेगुलेशंस थे इन प्लेस। अब क्रिप्टो मार्केट में मुझे नहीं पता कितना रेगुलेशंस है, कौन देख रहा है, और उस पर तो आप मुझे नहीं लगता कि आप कुछ भी वीडियो बना के डाल दो, उसमें भी कोई आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो वो सारे सट्टेबाज लोग जो यहाँ से निकले वो अब क्रिप्टो में चले गए हैं। बेसिकली हमारी जो प्रॉब्लम्स थी जो ऑप्शंस मार्केट की, वो अब थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है, और मुझे लगता है वो प्रॉब्लम आगे और भी बड़ी होने वाली है। तो सर, सेबी ने जो नॉन सेबी रजिस्टर्ड फिनफ्लुएंसर्स के ऊपर एक्शन लिया है, आपको सही लगता है? देखो, ये तो थोड़ा ऑफ टॉपिक है। बेसिकली आई एम ए वेरी डेमोक्रेटिक पर्सन, और मैं नहीं, फ्री वॉइस को मैं कहीं भी मेरा सपोर्ट नहीं रहता है कि हम उसे किल करें। तो हर किसी को आज़ादी होनी चाहिए बोलने की, सुनने वाले के पास चॉइस होनी चाहिए कि मैं इसको सुनूं या इसको सुनूं। तो मेरा पर्सनल ये मानना है कि किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने चाहिए। और आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग इंडस्ट्री को छोड़ दो, आप देखो आप यूट्यूब पर किस तरीके का गंद मचा हुआ है। कोई भी कुछ भी बना रहा है, कोई पत्ते खिलाकर कैंसर का इलाज कर रहा है, कोई कोरोना का इलाज कर रहा है, जिसका जो मन है वो बना रहा है। और अल्टीमेटली इट्स आवर चॉइस, मुझे क्या देखना है, मुझे किसको सुनना है, वो मेरी चॉइस है। तो ऑफ टॉपिक है, बट इसे मेरा पर्सनल मानना है कि किसी पर बैन नहीं लगाना चाहिए, सबको पूरी आज़ादी होनी चाहिए। ओके सर, ऑफ टॉपिक से थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। सर, अभी आपका जो डॉक्टर पोर्टफोलियो वाला इनिशिएटिव था, उसमें तो काफ़ी सारे लोगों ने अपना पोर्टफोलियो का रिव्यू करवाया है। तो सर, ऐसा कोई सिग्निफिकेंट चीज़ या नोटिसेबल चीज़ है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं या हमारे ऑडियंस कुछ सीख सकते हैं? तो इसमें क्या ऑब्जर्वेशंस है, मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ। तो काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है वो थोड़ी स्पेकुलेटिव होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अरे ये कंपनी तो रिन्यूअल में आ रही है तो रिन्यूअल का शेयर खरीद लिया, ये कंपनी में ये मर्जर होने की पॉसिबिलिटी है तो खरीद लिया। तो ये जो होता है, ठीक है, आप एक दो शेयर ऐसे रख सकते हैं, इसमें बुराई नहीं है। आप 10-15% अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स ऐसे कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमें स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हमें कुछ हद तक ये भी देखना चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो कितना इसके शेयर प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना इसके प्रॉफिटेबिलिटी पर, टॉप लाइन बॉटम लाइन पर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका एक एस्टिमेट होना चाहिए। तो अगर आप ये कहते हैं कि ये कंपनी में ज़बरदस्त एक्सपेंशन हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने पैसे एक्सपेंशन में लगा रहे हैं अगले 3 साल के लिए, 2 साल के। ये फिगर आपके पास है तो आप सही ट्रैक पर आप ले रहे हैं। सिर्फ ये सोचना कि अरे ये तो यार ये एक नए फील्ड में जा रही है और अब इसका तो कुछ भी हो जाएगा, शेयर प्राइस और बिज़नेस कहीं भी चला जाएगा, तो वैसी स्ट्रैटेजी नहीं करनी चाहिए। एक दो स्टॉक आप ऐसे रख सकते हैं। तो ये एक मेरी जनरल ऑब्जर्वेशन है। दूसरी ऑब्जर्वेशन जो मैंने देखी वो ये कि काफ़ी लोगों ने जो है उन स्टॉक्स पे पोजीशन बनाई जिनकी चर्चा बहुत ज़्यादा है या जो बहुत ज़्यादा चढ़ रहे हैं। तो उन्होंने देखा अरे ये स्टॉक तो 3 गुना हो गया 2 साल में, तो उन्हें लगा कि भाई अभी 3 गुना हुआ है तो अब 1 साल में और डबल हो जाएगा। तो इस तरीके के जो जिसे हम कहते हैं ना कि ट्रैप में वो में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया। तो ये 2 मेजर वहाँ से मेरी ऑब्जर्वेशन है। सर, यूज़र का एक सवाल लेते हैं। आपके एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। उन्होंने एक वॉइस नोट पे एक चीज़ भेजी है, काइंडली आप अगर सुन ले थोड़ा सा। साहब जी, मैंने 2022 में इन्वेस्टिंग शुरू की थी। मैंने अपना पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाई सब मेरे निकल जाएं या मार्केट रिवर्स होने के उम्मीद से और घाटा रिस्क लेने तैयार रहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। तो सर बेसिकली 10 लाख का कैपिटल से उनका पोर्टफोलियो का स्टार्ट हुआ और अगस्त 2024 तक ये लगभग 50 लाख के आसपास पहुंचा।
उसके बाद जब मार्केट गिरने लगे तो ये लगभग 40 लाख तक आए। उसके बाद उन्होंने कुछ बेचा, कुछ ख़रीदा, एंड देन सर उनका पोर्टफोलियो में अभी उनका जो प्रॉफिट है वो बहुत डाउन जा रहा है, बहुत नीचे जा रहा है। तो वो चिंता में है। वो कह रहे हैं कि उनका सब्र का बांध टूट रहा है। तो वो जानना ये चाह रहे हैं कि वो सब कुछ बेच बाच के निकल जाएं या फिर अगले बाउंस का वेट करें। तो जितना मुझे समझ में आया कि इन्होंने 10 लाख से स्टार्ट किया और इनका पोर्टफोलियो पीक 50 लाख तक पहुंच गया। फिर इन्होंने मार्केट गिरना शुरू हुआ, इन्होंने कुछ स्टॉक्स को बेचे, कुछ खरीदे करके अब वो 50 लाख से शायद 35 लाख पर आ गया है। ये क्लियर नहीं हुआ कि अभी वो नेट प्रॉफिट में है या नेट लॉस में है, लेकिन अब ये घबराए हुए हैं काफ़ी, वॉइस से लग रहा है। तो इन्हें क्या करना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पे जिस चीज़ से हमें डरना चाहिए मार्केट में वो वही है कि जब आप प्रॉफिट कमाते हैं तो आपके गार्ड्स हट जाते हैं, आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं होती, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं ही अपुन ही किंग है, और इस तरीके से आपका पूरा आपको डर ख़त्म हो जाता है। और लोग लोन लेके पैसे लगाते हैं, लोग पीएफ से निकाल के लगाते हैं, उन्हें लगता है कि ये मार्केट तो गिरेगा ही नहीं, ऐसा पूरा माहौल बन जाता है। और जब आप पोजीशंस बढ़ाते जाते हैं, जब वो गिरना शुरू होता है तो जितना आप प्रॉफिट कमाते हैं वो पूरा प्रॉफिट आप लूज़ कर देते हैं। यही चीज़ हमें मार्केट में एक्सपीरियंस सिखाता है। जिन्होंने ये सब नहीं देखा है वो नहीं समझ पाएंगे। अब स्पेसिफिकली इनकी बात करते हैं। तो अक्सर ऐसे लोग मैसेज करते हैं, लिखते हैं, और सुन के दुख भी होता है क्योंकि हार्ड अर्न मनी है और किसी को भी नहीं अच्छा लगता है जब उनके जेब से पैसे निकलते हैं। तो स्पेसिफिकली देखिए, मैं ऐसे सिचुएशन में क्या लोगों को सलाह देता हूँ कि देखो जी, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को -50% तक नहीं देख सकते और -50% पर नहीं खरीद सकते तो आपको निकल जाना चाहिए। क्योंकि आज भी आप देखो कितने स्टॉक हैं 30% 40% गिर गए, और हिस्ट्री हमें बताता है 60 70 80% तक इंडेक्स भी गिर जाते हैं, स्टॉक्स भी गिर जाते हैं। तो आज अगर आप घबरा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन आ गई कि 50% गिर गया, तो आप कैसे हैंडल करेंगे? तो अगर आपने प्रॉपर रिस्क लिया है कि ठीक है जी, मेरे पास तो 1 करोड़ रुपए हैं, मैंने 10 लाख लगा लिए, 5 लाख चले भी गए, तो ठीक है मैं इतना रिस्क ले लूँगा, तो आप रखिए। अब आपने 1 करोड़ आपके पास हैं, आपने मार्केट से 3 करोड़ उठाए और फिर मार्केट में लगाए, और वो आपके 1.5 करोड़ 3 करोड़ में से 1.5 करोड़ ख़त्म हो गए, तो आप कैसे हैंडल करेंगे? हमें अपने रिस्क एपेटाइट को समझना है और उसके हिसाब से काम करना है। तो टू समराइज़, अगर तो आप 50% अपना पोर्टफोलियो को नीचे जाते हुए नहीं देख सकते तो भैया आप निकल लीजिए, और देख सकते हैं, नीचे खरीद सकते हैं तो होल्ड करिए, सीधी सी बात है। अब यहाँ से आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये तो तभी पता चल पाएगा ना कि जब आपने किस सेक्टर में पैसा लगाया है, कितना डाइवर्सिफाई किया है, किस स्टॉक में लगाया है। और अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट गिरता है तो सारे स्टॉक गिरते हैं, इसलिए अगर आप डर रहे हैं तो प्ले सेफ, और अगर नहीं डर रहे हैं तो आप होल्ड करिए। तो सर आखिरी सवाल कि 3-4 दिन में अभी मार्केट कहाँ को जा रहा है, क्या आपके ख्याल हैं? लेकिन सर उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछनी थी कि बहुत सारे हमारे ऑडियंस ऐसे भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट हम लोग को भेज रहे हैं कि उन्हें मार्केट और स्टॉक के ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस वीडियो चाहिए। अब सर अगर आप एग्री करते हैं तो उनके लिए मेंबरशिप ओनली वीडियो हम डाल सकते हैं? ये जो भी देखो, बेसिकली जो भी हमारे ऑडियंस को जिससे ज़्यादा फ़ायदा हो वो आप देख लो। और इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि कुछ ऑडियंस जो हैं हमारी, ज़्यादातर ऑडियंस इन्वेस्टर हैं और एक छोटा परसेंटेज ट्रेडर है। तो इन्वेस्टर वाले इन्वेस्टिंग की वीडियोस मांगते हैं, ट्रेडर लोग हैं वो मार्केट एनालिसिस की वीडियो मांगते हैं, स्टॉक एनालिसिस की वीडियो मांगते हैं कि शॉर्ट टर्म में कहाँ जाएगा। तो देखिए, हम कोशिश करते हैं कि दोनों चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाएं,
तो आप देख लो, अगर मेंबर ओनली वीडियो से उन्हें फ़ायदा होता है तो वो कर दो, क्योंकि वो छोटा परसेंटेज है। और हम अपने रेगुलर वीडियोस में भी दोनों टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे टाइम टू टाइम, जैसा आपको ठीक लगता है आप कर सकते हैं। अब जहाँ तक मार्केट की बात करें तो मार्केट जो है, जैसा कि मैंने कहा, काफ़ी इनकरेजिंग स्टेट पे दिख रहा है। आज सवेरे से मैं देख रहा हूँ कि पोजीशंस, बुलिश पोजीशंस बनी, शॉर्ट्स कट भी हुए, बैंक निफ्टी थ्रू आउट द डे ग्रीन रहा। 2:30 बजे के बाद वहाँ करेक्शन देखने को मिला, आज एक्सपायरी भी थी, उसका रिजल्ट हमें देखने को मिला। तो ये सीरीज़ आज ख़त्म हो गई। अब कल का दिन हमें बताएगा कि आगे का विजन क्या होगा। अब मुझे लगता है आने वाले दिनों में कल या परसों से, मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे से, मार्केट्स में हमें एक थोड़ी कुछ दिनों की रैली देखने को मिल सकती है। मेरा डेटा और हमारा बीटी फायर इंडिकेटर हमें इसी तरफ इशारा कर रहा है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि बैंक निफ्टी, ये जो रैली जो अगर आई तो ये बैंक निफ्टी, बैंकिंग और फिनेंस स्टॉक से ही पावर्ड रहेगी।